कि जो क्रिकेट सुन के खेला जाता हो, जिसकी बॉलिंग 105 टू 130 की स्पीड में फेंकी जाती हो, जिसमें सेम रूल रेगुलेशन, सेम बाउंड्री, सेम चौका छक्का। 2006-07 के आसपास इंडिया में हो गया ब्लाइंड क्रिकेट बंद, क्योंकि सपोर्ट नहीं मिला। 2011 में क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया ने दोबारा से ये प्रण लिया कि ब्लाइंड क्रिकेट को इंडिया में जिंदा किया जाएगा। आप यकीन नहीं करेंगे, आज मेरे पास 30,000 ब्लाइंड गर्ल्स और बॉयज़ क्रिकेट खेलते हैं सिर्फ जुनून की वजह से। ब्लाइंड क्रिकेट ने अभी पहली बार हिंदुस्तान को, ब्लाइंड गर्ल्स ने अभी जो विमेंस वर्ल्ड कप हुआ वो जीता और एक बहुत बड़ी पहचान पूरे ब्लाइंड क्रिकेट को दिलाई। 2012, 2014, 2017 हम लोगों ने 3 T20 वर्ल्ड कप जीते मेंस ने। हम हमेशा ये कहते हैं, समर्थनम बिलीव दोज डिनाइड फ्रॉम द अपॉर्चुनिटी, समर्थनम इज ऑप्शन फॉर द दोज सच पीपल। अगर आपको शुगर हो गई है तो आप एक चीज डिसाइड कर लेना, आपकी आंखें, उसके बाद अगला नंबर आपकी आइस का है। आप लोग सोचना, आप सोच के देखिए, कभी हमने झंडे के कलरों को महसूस नहीं किया, पर जुनून उतना ही है झंडे को लहराने का। सामने से कोई सचिन जा रहा है तो आप जैसे लोग भाग के उसकी तरफ भागेंगे। मेरे सामने सचिन जी खड़े भी होंगे, जब तक कोई मुझे नहीं बताएगा मैं नहीं मिल पाऊंगा। सोच के देखिए हम कितनी नज़दीक होते हैं अपॉर्चुनिटी के, फिर भी हम लोग खो देते हैं। उनको प्रॉब्लम ये नहीं कि उनको नहीं दिखता, प्रॉब्लम आती है सोसाइटी से। सोसाइटी उनको बेचारे के तौर पे देखती है। गॉड ने गीता में लिखा हुआ है, जो भी हुआ आपके साथ सबसे अच्छा हुआ है, इससे कई बुरा हो सकता था। सो हेलो गाइस, वेलकम टू सर्जिकल स्टोरीज़। आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं मेडिकल अवेयरनेस, ब्लाइंडनेस और क्रिकेट के एक बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन के बारे में। सर्जिकल स्टोरीज़ डॉक्टर और हॉस्पिटल की ही बात नहीं करते, बल्कि उन लोगों की स्टोरीज़ भी शेयर करते हैं जो कि हेल्थ केयर चैलेंजेस के बाद भी सोसाइटी में एक नई हिस्ट्री क्रिएट करते हैं। आज हमारे साथ हैं शैलेंद्र यादव सर, जो कि इंडियन ब्लाइंड क्रिकेट टीम एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। तो चलिए हम सर से मिलते हैं और बात करते हैं मेडिकल अवेयरनेस, ब्लाइंडनेस और क्रिकेट के एक बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन के बारे में। तो सर्जिकल स्टोरीज पे सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, आप आज मेरे यहाँ आए और मुझे मौका दिया सर्जिकल के श्रोताओं से मिलने का। अच्छा, तो सर सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हमारी उन ऑडियंस को जो आपको नहीं जानती, उनके लिए थोड़ा आप कुछ अपने बारे में बताइए, अपनी कुछ जर्नी के बारे में बताइए कि कैसे ये जर्नी स्टार्ट हुई, और इसके साथ साथ क्रिकेट से आप कैसे जुड़े, इसके बारे में बताइए। मैं बताना चाहूँगा कि मैं पूर्णतः से दृष्टिहीन हूँ, मतलब जन्म से मैं देख नहीं सकता, और मैं जिसको बोलते हैं 100% ब्लाइंड हूँ। मेरा जन्म हरियाणा में रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट गांव धवाना में हुआ, और मेरे पहले 6-7 साल बहुत बहुत संघर्षपूर्ण रहे, और संघर्षपूर्ण से भी ज़्यादा कठिनाईपूर्ण रहे। परंतु मेरे अंदर शुरू से एक जज्बा रहा, तो पता नहीं ऊपर वाले की भी आशीर्वाद रहा, ईश्वर का बहुत मेरे पे कृपा रही। बाकी मैं जब क्रिकेट खेलने लगा था स्कूल के दिनों में, तो एक टाइम ऐसा आया था कि मेरे फादर दिल्ली पुलिस में थे, तो मैं दिल्ली में पढ़ता था जी। तो मेरे फादर ग्राउंड में आके, और मैं जिस बैट से बैटिंग कर रहा था वही बैट छीन के और उसी से मेरी अच्छी पिटाई करी थी। ऐसा क्यों सर? क्योंकि उनका मानना था कि एक तो दिखता नहीं है, और ऊपर से ये क्या क्रिकेट खेल रहे हो, इससे अगर कुछ चोट वोट लग गई, कुछ जो थोड़ा बहुत जो बचा है शरीर में, कुछ और टूट फूट गया तो लेने के देने हो सकते हैं। लेने के देने पड़ जाएंगे। और उनके लिए लगता था कि यार, मतलब उनके लिए एक तरीके से मैं बोझ था। अच्छा। और हर माँ बाप को देखो चिंता तो होती है अपने बच्चों को लेके, हर माँ बाप ये चाहते हैं कि उनको बेस्ट बच्चे मिले। बिल्कुल सर। तो उनका बहुत ज़्यादा वरीडनेस था कि यार पहले दिखता नहीं है यार, क्रिकेट में तो बहुत ज़्यादा चोट लगने के चांसेस होते हैं। जी। और दूसरी बात ये थी कि मेरे पापा ने बहुत संघर्षपूर्ण जीवन देखा था, तो उनको लगता था कि यार पढ़ लिख के अगर कुछ बन जाए तो शायद कुछ परसेंट पॉसिबिलिटी हो कि जीवन में कुछ कर ले। जी। तो इसलिए उन्होंने मेरे को वहाँ ग्राउंड से भगा दिया, और उसके बाद मैं कभी ग्राउंड की तरफ गया नहीं। और फिर मैं एजुकेशन और टेक्नोलॉजी पे काफ़ी जब मैं काबिलियत हुआ तो मुझे लगा कि मेरे को अपने इंटरेस्ट की तरफ जाना चाहिए। और जैसे कि आप सबको पता है कि हिंदुस्तान में क्रिकेट एक रिलीजन के तौर पर देखा जाता है। बिल्कुल सर। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगा कि अब मैं काबिलियत हो गया हूँ, पैरों पे खड़ा हो गया हूँ। जी। और मैं हमेशा बहुत कीन रहा हूँ कि, क्योंकि मैंने ना ब्लाइंड लोगों के बहुत संघर्ष देखे हैं, और क्योंकि मेरे जितने भी ब्लाइंड
दोस्त थे, जी गर्ल्स रही हों चाहे बॉयज रहे हों, जी एक तो बहुत ही गरीब परिवार से आते थे जी और उनको सोसाइटी ने इतना डिमोरलाइज कर रखा था, इतना डिमोरलाइज कर रखा था कि वो इस चीज से परेशान नहीं थे कि उनको दिखता नहीं है, वो इस चीज से परेशान थे कि सोसाइटी को कैसे फेस करें। राइट सर। और मेरे बहुत सारे दोस्त, ज्यादातर मेरे दोस्त यूपी, बिहार और राजस्थान, जी इन इलाकों से थे, एक दो हरियाणा से थे, बट 90% यूपी, बिहार, उड़ीसा, जी इन सब क्षेत्रों से थे। और उन सब की स्थिति बहुत दयनीय थी। जब मैं कुछ बना तो मैंने शिक्षा में भी बहुत काम किया, टेक्नोलॉजी, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी के थ्रू आगे बढ़ा, क्रिकेट तो मैंने छोड़ दिया था। जी जब मेरे पास अच्छे नेटवर्क्स, अच्छे लोग मेरे साथ जुड़ गए, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं क्रिकेट के लिए काम करूंगा। तो 2015 में मैंने ब्लाइंड क्रिकेट ज्वाइन किया दिल्ली बोर्ड को, जी और 2017 में मैं क्रिकेट एसोसिएशन फॉर इंडिया का नॉर्थ जोन सेक्रेटरी बना। जी और 2017 से लेके 2022 तक मैंने बहुत काम किया, जिस बीच में ब्लाइंड क्रिकेट बहुत ऊपर गया। मैंने 2017 का दूसरा T20 वर्ल्ड कप, इंडिया ने उसकी मेज़बानी की थी, तो वो Right. भी मैंने दिल्ली में एज अ दिल्ली का भी जनरल सेक्रेटरी था और नॉर्थ जोन सेक्रेटरी बन चुका था। सब जिम्मेदारी मेरी थी। जी 2023 में मैं इलेक्शन हुए और मैं इंडिया का जनरल सेक्रेटरी बना। जी तो इस बीच में मैंने ब्लाइंड क्रिकेट के लिए, चाहे वो दिल्ली, उत्तराखंड, यूपी, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल एंड जम्मू कश्मीर, मैंने इन राज्यों को इतना उठा दिया। पहले यहाँ से कोई क्रिकेटर इंडिया नहीं खेलता था। बिल्कुल सर, सही बात कह रहे हो आप। और ब्लाइंड क्रिकेट में आप देखेंगे तो जब मैं 2017 से, मतलब 3 से 5 या 6 प्लेयर इंडिया को रिप्रेजेंट करने लगे। बिल्कुल और सबसे अच्छी बात क्या लगी मुझे, जम्मू कश्मीर से भी प्लेयर गए, उत्तराखंड से भी प्लेयर गए, हरियाणा से गए, पंजाब से प्लेयर गए, यस उत्तर प्रदेश से प्लेयर गए। तो मतलब हर राज्यों से प्लेयर को इंटरनेशनल खेलने का मौका मिला, राइट सर, जो कि नॉर्थ इंडिया में कभी हुआ नहीं था सर। हुआ ही नहीं था। सही कह रहे जब मैं 2017 में देखा कि यार विमेंस कहीं नहीं है, जी। तो फिर मैंने विमेंस क्रिकेट पे काम शुरू किया। अच्छा हिंदुस्तान में पहली बार बायलैटरल ब्लाइंड विमेंस का मैंने दिल्ली में कराया, यस ट्रायंगल्स मैंने देहरादून में कराया, यस सर और पहला नेशनल 2019 में भी मैंने दिल्ली में कराया। यस सर और वहाँ से ब्लाइंड विमेंस क्रिकेट की क्रांति हुई। राइट सर। तो सर- ऐसे करते करते हम लोग ब्लाइंड क्रिकेट को आगे बढ़ाया। सर अभी आप एक संस्था के लिए भी काम कर रहे हैं, इसके बारे में बताइए। मैं अभी समर्थनम ट्रस्ट फॉर डिसेबल्ड का इंटरनेशनल समर्थनम डायरेक्टर हूँ। जी समर्थनम 8 वर्टिकल्स पे काम करती है: जी एजुकेशन, लाइवलीहुड, विमेंस एम्पावरमेंट, यस न्यूट्रिशन, यस स्पोर्ट्स जिसमें ब्लाइंड क्रिकेट को वो करती है, यस इन्वायरमेंट जी और अंडर प्रिविलेज। जी हम हमेशा ये कहते हैं, समर्थनम बिलीव दोज डिनाइड फ्रॉम द अपॉर्चुनिटी, यस समर्थनम इज ऑप्शन फॉर द दोज सच पीपल। ओके क्योंकि हम ये मानते हैं डिसेबिलिटी या दिव्यांगता वो नहीं है जो हम देख के डिसाइड करते हैं। जी डिसेबिलिटी, दिव्यांगता वो है जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, बिल्कुल सर। चाहे उनके पास आंखें हों या चाहे ना हो। नहीं हो, चाहे हाथ पैर हों या नहीं हो। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके माँ बाप नहीं होते, बिल्कुल सर। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास सब कुछ होता है, पर किसी वजह से भी हाँ वो मेन स्ट्रीम में वो कंपटीशन नहीं दे पाते हैं, या उनको वो मोटिवेशन नहीं मिलता है, या उनके घर की इंटरनल सिचुएशन ऐसी होती है कि वो एक डिप्रेशन के जीवन जी रहे होते हैं जो दिखते ही नहीं है। तो समर्थनम बिलीव
टू क्रिएट द अपॉर्चुनिटी नो मैटर डिसेबल्ड और नॉन डिसेबल्ड। तो हमारी संस्था लगभग भारत के 20 राज्यों में है जी और लगभग 21,000 दिव्यांग और गैर दिव्यांग जी इसके लाभदायी हैं। जी लगभग 800 फुल टाइम एम्प्लॉयज़ हमारे यहाँ काम कर रहे हैं अच्छा और मुझे बहुत खुशी होती है ये बताते हुए कि 7,000 बच्चे जी 1,000 यूनिवर्सिटी के साथ हम लोग उन बच्चों को बेस्ट एजुकेशन इस देश में देने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। सर मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं ना ब्लाइंडनेस को डिसेबिलिटी के रूप में देखते हैं, लेकिन अगर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ब्लाइंडनेस के मतलब कारण क्या क्या हो सकते हैं सर? देखिए, ब्लाइंडनेस होना अपने आप में एक बहुत बड़ा वैसे चैलेंज जरूर है। जी क्या होता है कि कोई भी आदमी सांस रोकने का प्रयास करता है जी कि मैं कितनी देर तक सांस रोक सकता हूँ। शायद ही आपने कभी सुना होगा कि कोई ये करके देखे कि मैं आंख बंद करके जी कितनी देर कोई भी कार्य कर सकता हूँ। आप सोच के अनुमान लगाइए आप लोग, जब हमारे घरों में लाइट चली जाती है या पहले चली जाती थी या अंधेरा एकदम से हो जाता है, हम कितने विचलित हो जाते हैं। बिल्कुल सर। उन लोगों के बारे में सोचिए जो पूरे जीवन भर देख ही नहीं सकते, रोशनी की उनके लिए कोई अहमियत नहीं है। जी वो हमेशा खुश रहते हैं। जी प्रॉब्लम कहाँ से आती है उनको प्रॉब्लम ये नहीं कि उनको नहीं दिखता, प्रॉब्लम आती है सोसाइटी से। बिल्कुल सर। जब सोसाइटी उनको एक्सेप्ट नहीं करती है। एक्सेप्ट नहीं करती, सोसाइटी उनको बेचारे के तौर पे देखती है। और सोसाइटी की भी गलती नहीं, सोसाइटी को भी जागरूक होना पड़ेगा। जी सर। जब भी उनकी काबिलियत को एक्सेप्ट करेंगे। बिल्कुल। आपको गाड़ी नहीं चलानी आती जी तो आपका गाड़ी के प्रति इंटरेस्ट ही नहीं होगा। बिल्कुल सर। जब आप एक दृष्टिहीन व्यक्ति को के प्रति अगर आपकी सोच ये है कि वो देख ही नहीं सकता तो वो कुछ नहीं कर सकता। और मैंने इसका पूरे जीवन भर अभी तक बहुत संघर्ष किया है। हर समय, हर रोज, जी हर कदम पे मेरे को अपने आप को प्रूफ करना पड़ता है। बिल्कुल सर। आज भले मैं क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया का जनरल सेक्रेटरी हूँ, जी भले ही मैं अनेकों पदों पे हूँ, जी पर फिर भी मुझे हर कदम पे अपने आप को प्रूफ करना पड़ता है। अब रही बातें आंखें खराब होने के कारण, जी आंखें खराब होने के बहुत से अनेकों कारण हैं। जी हिंदुस्तान दुनिया का सबसे ज़्यादा दृष्टिहीन हिंदुस्तान में है। बिल्कुल सर। तो पहले गर्भ की से आ जाते हैं। गर्भ में बच्चों की आंखें खराब हो जाती हैं क्योंकि न्यूट्रिशन के कारण, जी प्रॉपर हॉस्पिटल की फैसिलिटी डिलीवरी के टाइम पे सही टाइम पे ना मिलना। जी पहले डिलीवरी घरों में होती थी बिल्कुल सर। तो वो एक बड़ा कारण होता था। फिर ये जेनेटिक बन गया जी कि अगर एक बॉडी में वो जीन्स जो बनने चाहिए वो नहीं बने, या वो विटामिन डेवलप होने चाहिए बॉडी अगर वो नहीं कर पा रही, जी फिर वो नेक्स्ट जनरेशन में चला गया, नेक्स्ट जनरेशन चला गया, तो वो एक जनरेशन इश्यूज हो जाते हैं। जी फिर होती है आरपी। जी अब अगर रेटिना के साथ क्या होता है कि आप जब पैदा होते हैं तो आप बहुत अच्छा देखते हैं, बट आपके धीरे 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 जब आप 15, 20, 25 डिपेंड टू पेशेंट, जी किसी की 15 साल में ख़त्म होती है आई साइट की कैपेसिटी, किसी की 40 साल, 35 साल, 25 साल। अब दिक्कत क्या है कि जिनको थोड़ा बहुत भी अच्छा दिखता है तो वो डॉक्टर के पास बहुत लेट जाते हैं, तो इसलिए उनका क्योर नहीं हो पाता, और ज़्यादा सीवियर हो जाता है। इसलिए वो सीवियर हो जाता है। दूसरा, वो अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते। बिल्कुल।
अगर वो एक्सेप्ट कर लें तो मैं ये मानता हूँ कि एटलीस्ट आप इतनी तो आई साइट को बचा सकते हो कि आप अपने जीवन में बेसिक काम कर सको। जी। तीसरा अपना आजकल स्क्रीन हो गई, टीवी, स्मार्टफोन, जी। बच्चे बहुत ज़्यादा देखते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, वो ऐसे देखते हैं, तो आंखों को कभी भी हमें नीचे नहीं करना होता है। अच्छा। जब हम आईज को नीचे करके ऐसे देखते हैं तो हमारी आईज ज़्यादा वीक होती हैं। स्क्रीन भी अगर हम देखें तो स्ट्रेट अगर हम देखें तो उसका फायदा तो नहीं कहूँगा, बट किसी हद तक आप नीचे करके देख रहे हो, वो उसमें आपकी आंखें खराब होने के 90% चांसेस हो जाते हैं। जी। आप अगर अवॉइड कर सकते हो स्क्रीनिंग बच्चों के लिए तो बहुत फायदेमंद है। ओके। बाकी आजकल किसी के बस में है नहीं ये हाँ चीज़ें। सही सर। आजकल सबको फ़ोन चाहिए, सबको सबको फ़ोन चाहिए। बिल्कुल। उसके बाद जब एजड हो जाते हैं लोग, 45, 50 जी। या मैं कहता हूँ 30 साल, अगर आपको शुगर हो गई है हम्म। तो आप एक चीज़ डिसाइड कर लेना, आपकी आंखें, उसके बाद अगला नंबर आपकी आइस का है। अच्छा, शुगर होने के बाद? बीइंग अ डायबिटीज पेशेंट, वंस यू आर द डिक्लेयर एज अ डायबिटी पेशेंट, अगला नंबर आपकी आंखों का है। ओके। तो अगर आप अपने शुगर लेवल को मेंटेन करके चलेंगे, उसको और ज़्यादा ना खराब होने दें, तो आपकी आंखें बच जाएंगी। ओके। वर्ल्ड में नंबर ऑफ जो आइज खराब होने के बढ़ रहे हैं वो बिकॉज ऑफ डायबिटीज हो रहा है। फिर हम आ जाते हैं 50 साल की उम्र के आसपास। जी। मोतियाबिंद कॉमन है, जी। कोई बड़ी बिल्कुल। बीमारी नहीं है, कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं होता है, जी। सिर्फ 1000 रुपये का खर्चा होता है। 45 साल के बाद आप अपनी आइज रेगुलर चेकअप कराते रहें। अगर आपका मोतियाबिंद बन गया और आपने उसको नज़रअंदाज करते रहे और लेट हो गए, तो फिर वो क्रियोज नहीं हो सकता, फिर वो सुधार नहीं सुधरेगा। विजन भी ब्लॉक हो जाता है उसकी वजह से। यस। पर मोतियाबिंद होना कोई खतरा नहीं है, पर उसको सही समय पर चेकअप और सही समय पर उसका इलाज, पूरे देश भर में फ्री इलाज भी होते हैं। बिल्कुल। और 2000 से 5000 रुपये में आप खुद भी करा सकते हैं, बिल्कुल सर। तो बहुत महंगा भी नहीं है जी। आंखों की अहमियत के अनुसार। बिल्कुल सर। आंखें सबसे अनमोल रत्न है आपके शरीर में, आप इस चीज को समझिए। जी। भगवान ने आपको सब कुछ दिया, अगर आंखें नहीं दी, बहुत कठिन जीवन होता है, जी। बहुत संघर्षपूर्ण जीवन होता है। सर इसमें मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि जैसे जो विजुअली इम्पेयर्ड जो पर्सन है, वो जैसे अपनी आँखों का इलाज कराने हॉस्पिटल या किसी क्लिनिक पे जाता है, तो उसको कॉमनली कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है आज के टाइम के हिसाब से अगर हम बात करें? देखिए, जितनी जल्दी अगर ये पता लग जाए जी। कि ये बच्चा ब्लाइंड है, जी। तो आप उसको इधर उधर ले जाने के बजाय आप सिविल हॉस्पिटल में ले जाएं, जी। वहाँ पर चेकअप करवाएं, वहाँ पर उसका मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाएं, जी। और उसके बाद अपने सोशल समाज कल्याण विभाग में जाके उसका लाभ लीजिए, जो भी आपके राज्य में सरकार के द्वारा चलाई गई स्कीम्स हो। जी। आपके सिविल हॉस्पिटल में जब आप उसका इलाज कराएंगे और मेडिकल बनाएंगे, उसके आधार पर आपको बता देंगे कि आपकी बीमारी का क्या रूप है। उसके आधार पर आप दिल्ली, जी। चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद, ये कुछ बड़े आइज हॉस्पिटल्स हैं जिनमें आप अपना इलाज करा सकते हो। जैसे एम्स हो गया दिल्ली में, जी। शंकरा आई केयर हो गया हैदराबाद और चेन्नई में। जी। दिल्ली में दरियागंज में अपना उसका नाम है श्रॉफ आई केयर हॉस्पिटल दरियागंज। जी। एम्स में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आई केयर सेंटर। जी सर। तो ये कुछ 3-4 बड़े आई स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल हैं जो आपको नॉर्थ, साउथ और वेस्ट में आप लोग उस पर रीच आउट कर सकते हैं। जी। और सर जैसे अभी हम कुछ हॉस्पिटल्स को ऐसे देखते हैं जिनका आपने नाम भी लिया, उसके अलावा भी अगर हम और भी किसी बीमारी के रिगार्डिंग कोई भी
ऐसा विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन अगर जाता है हॉस्पिटल में, तो उसको मतलब क्या कौन कौन सी दिक्कतें फेस करनी पड़ती है, या उतना एक्सेसिबल नहीं बना रखा अभी हॉस्पिटल को कि एक ब्लाइंड पर्सन को मतलब प्रॉपरली आसानी से कोई चीज़ मिल जाए, या इसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए सर। अगर कोई ब्लाइंड है जी तो सबसे पहले आइज डिजीज के बारे में पता करना होगा। जी उसके अनुसार उसको उन्हीं हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा जहाँ पर उसका सब्जेक्टिव इलाज होता हो। जी सर। जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो मैंने बताया कि जी लंबी लंबी आपको लाइनें मिलेंगी अगर आप एम्स में जाएंगे, सफदरजंग जाएंगे, या आप सिविल हॉस्पिटल भी जाएंगे। बिल्कुल सर। और दिक्कत क्या है कि किस उम्र का बच्चा है या पेशेंट है और उसके माता पिता कितने पढ़े लिखे हैं, वो भी बड़ा मैटर करता है। जी सर। क्योंकि आपको पता है कि डॉक्टर्स बहुत स्पीड में काम करते हैं, स्पीड में चीज़ें बताते हैं, यस। और हमारे देश में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है हॉस्पिटल जाने वालों की। जी सर। अब माँ बाप अगर कम पढ़े लिखे हैं, नहीं पढ़े लिखे हैं, और बच्चा छोटा है, जी तो एक तो चैलेंजेस ये हैं कि उनको केयर कैसे करनी है, बिल्कुल। डॉक्टर ने जो बताया उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब उनको कहाँ से कहाँ जाना है तो वो चीज़ें नहीं पता। अब उनको ये नहीं पता मेडिकल कब और कहाँ बनना है, यूआईडी, बिल्कुल। यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी, वो कहाँ बनेगी, कैसे बनेगी। तो चैलेंजेस बहुत हैं, क्योंकि मैंने जब प्रारंभ में बताया कि दृष्टिहीन मैक्सिमम गरीब परिवारों में होते हैं, बिल्कुल सर। तो गरीब परिवार वही होगा जो नहीं पढ़ा लिखा होगा, कम पढ़ा लिखा बिल्कुल होगा, बिल्कुल। और वो शहर में आएंगे तो रहना उनके लिए चैलेंज है। हम्म। हॉस्पिटल में रूम ढूंढना एक चैलेंज हो जाता है, बिल्कुल। वापस भी जाना है, पैसा भी है, जी और डॉक्टर ने क्या बताया नेक्स्ट क्या कदम लेना है जी वो एक चैलेंज होता है। लोगों को दवाई नहीं मिलती, वो एक चैलेंज होता है। जी। तो चैलेंजेस बहुत हैं, और हमारे देश में मैंने बताया जनसंख्या बहुत है ब्लाइंड लोगों की। जी तो मैं आप लोगों के माध्यम से यही कहूँगा कि एक ये बहुत बड़ा चैलेंज है, आप जी। लोग सिंपैथी मत दिखाइए, जी अपॉर्चुनिटी दीजिए, सपोर्ट कीजिए, एंड बिलीव ऑन ब्लाइंड पीपल, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग। बिल्कुल सर। उनको एक्सपोजर चाहिए, उनको गाइडेंस चाहिए। जी सर। सर हम वापस से क्रिकेट पे आते हैं कि जो ब्लाइंड क्रिकेट का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये स्टार्ट कैसे हुआ? क्योंकि अभी कुछ टाइम अगर हम पहले अगर देखें तो इसके बारे में कोई मतलब सोचेगा भी तो थोड़ा सा उसका वो लगेगा, लेकिन आज हम देख रहे हैं इतना अच्छा सब कुछ चल रहा है, तो ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट कैसे हुआ इसके बारे में बताइए कुछ। ब्लाइंड क्रिकेट 1922 से खेला जाता है ऑस्ट्रेलिया में, मेलबोर्न वगैरह में। जी हिंदुस्तान में शुरू हुआ 1990 से। जी 2006-7 के आसपास इंडिया में हो गया ब्लाइंड क्रिकेट बंद, क्योंकि सपोर्ट नहीं मिला। जी मैं तो आपके दर्शकों को ही बताना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ कि आप लोग सोचना कि जो क्रिकेट जी सुन के खेला जाता हो, जिसकी बॉलिंग जी 105 to 130 की स्पीड में फेंकी जाती हो, जी जिसमें सेम रूल रेगुलेशन, सेम बाउंड्री, सेम चौका छक्का, और कहीं ज़्यादा जुनून उनमें दूसरों से, जी इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाउंड्री के बाहर कितने लोग हैं। जी बाउंड्री के अंदर हमारा जुनून उतना ही रहता है। आप सोच के देखिए, कभी हमने झंडे के कलरों को महसूस नहीं किया, पर जुनून उतना ही है झंडे को लहराने का। जी 2011 में क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया ने जी दोबारा से ये प्रण लिया कि ब्लाइंड क्रिकेट को इंडिया में जिंदा किया जाए। 2012, 2014, 2017 हम लोगों ने 3 T20 वर्ल्ड कप जीते, मेंस ने। जी उन्होंने ये दिखाया कि हम भी खेल कर जीत सकते हैं। इससे पहले हम लोग हार रहे थे, जी कॉर्पोरेट का सपोर्ट इतना नहीं मिलता, गवर्नमेंट का सपोर्ट इतना नहीं मिलता था। राइट। और कई बार क्या होता है कि अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आती है पर हमें पता नहीं चलता, पहचान नहीं पाते उसको। क्योंकि आप लोगों की एक आदत होती है कि आपको सामने से कोई आके बोले। आप लोगों को अगर सामने से कोई सचिन जा रहा है जी तो आप जैसे लोग भाग के उसकी तरफ भागेंगे। बिल्कुल सर। मेरे सामने सचिन जी खड़े भी होंगे
जब तक कोई मुझे नहीं बताएगा हम्म। मैं नहीं मिल पाऊंगा। सोच के देखिए हम कितनी नजदीक होते हैं अपॉर्चुनिटी के, फिर भी हम लोग खो देते हैं क्योंकि हमें नहीं दिखाई देता। आप यकीन नहीं करेंगे, आज मेरे पास 30,000 ब्लाइंड गर्ल्स और बॉयज क्रिकेट खेलते हैं सिर्फ जुनून की वजह से। जी। ब्लाइंड क्रिकेट ने हिंदुस्तान का पहला आईएएस ऑफिसर दिया। आज आप देखिए कितने आईएएस ऑफिसर बन रहे ब्लाइंड लोग। बिल्कुल सर। ब्लाइंड क्रिकेट ने अभी पहली बार हिंदुस्तान को, ब्लाइंड गर्ल्स ने अभी जो विमेंस वर्ल्ड कप हुआ वो जीता और एक बहुत बड़ी पहचान पूरे ब्लाइंड क्रिकेट को दिलाई। जी। आप लोग आईपीएल में समय देते हैं, देखते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप अगर ब्लाइंड क्रिकेट को अगर देखेंगे और अपने बच्चों को दिखाएंगे। जी। तो सर एक दो कोई मुझे स्टोरी बताइए कि कोई ऐसे प्लेयर या कोई ऐसा जिनको आप जानते हैं पर्सनली, या आपके कोई स्टूडेंट हैं या प्लेयर हैं जिन्होंने बिल्कुल ऐसी इम्पॉसिबल सिचुएशन से एकदम कम बैक किया हो और बहुत एकदम धूम मचा दी हो। अभी वर्ल्ड कप जो ब्लाइंड विमेंस ने जीता है उसमें एक सीमू दास है। जी। वो असम से आती है और उसके मम्मी ने उन लोगों के लिए जीवन में बहुत कुछ किया। जी। आप सोच के देखिए कि माँ अपने बच्चों के लिए, वो दोनों बहन भाई डिसेबल्ड हुए इसलिए से उनके बाप ने उनको छोड़ दिया। अच्छा। और सीमू की मम्मी को ऑप्शन दिया इनको छोड़ के चलते हैं। जी। उनकी माँ ने उनको नहीं छोड़ा। एक भाई ना बोल सकता है, ना सुन सकता है, ना चल सकता है, और एक बहन है जो देख नहीं सकती बाकी सब कुछ कर सकती है। उस माँ ने उन दोनों बच्चों को पाला, घर घर जाके झाड़ू पोछा करके, जूठे बर्तन साफ करके। जी। सीमू जब 10वीं पास कर ली उसने असम में, वो एक ट्रेन में बैठ के दिल्ली पहुंच गई। जी। उसको दिल्ली के बारे में कुछ नहीं पता था। कुछ एक दो लोग उसके सीनियर होंगे, उनसे फ़ोन से बात करके वो पहुंच गई। जी। उसने दिल्ली में आके मेहनत करी, एक स्पा सेंटर में जॉब करी, पैसे कमाए, मोबाइल खरीदे, 11वीं 12वीं तक के खर्चा निकाला। जी। 12वीं करके वो कॉलेज में गई। कॉलेज में जब वो गई उसने क्रिकेट ज्वाइन किया। जी। आसाम से आती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, दिल्ली में उसको नंबर नहीं आया। जी। राजस्थान में उसका सिलेक्शन हुआ। राजस्थान में वो फ्राइडे रात को लोकल ट्रेन या किसी भी ट्रेन में बैठती थी, कोटा उतरती थी, नई दिल्ली या पुरानी दिल्ली कहीं जहाँ से वो ट्रेन लेती थी, जी। और रात को बैठती थी, सुबह कोटा उतरती थी। जी। सैटरडे संडे वहाँ खेलती थी, संडे की रात को फिर वापस कोटा से दिल्ली की ट्रेन में बैठती थी और मंडे को कॉलेज जाती थी। आप उसकी हिम्मत देखिए, नहीं दिखता है और नहीं डर लगता है। उसकी हिम्मत देखिए आप। मतलब सर ये फिजिकली चैलेंज के साथ साथ मेंटली बहुत बड़ा चैलेंज है। मतलब फिजिकली तो चलो कोई नहीं, अगर आप भगवान ने आपको किसी चीज़ से नहीं वो दिया, बट ये है कि मेंटली अगर आप स्ट्रांग हैं तो मेरे हिसाब से उससे बड़ी चीज़ कोई नहीं है। हर एक इंसान के लिए मेंटली फिट होना बहुत ज़रूरी है। जी। और डेफिनेटली जब अगर आप दिव्यांग हैं जी। तो आपको और ज़्यादा फिट होने की ज़रूरत है, क्योंकि सोसाइटी में आपको डिमोरलाइज या आपका शोषण और आसान होता है। यस सर। जब साधारण लड़कियां सेफ नहीं रह सकती, बिल्कुल सर। तो दिव्यांग लड़कियों को तो और आसानी से अपना शिकार बनाया जाता है। यस सर, मैं इसी पॉइंट के ऊपर बात कर रहा था आपसे। हाँ, तो सर एक चीज़ मुझे बताइए, सपोज़ कि कोई दिव्यांग है, विजुअली इम्पेयर्ड है और वो क्रिकेट के लिए इंटरेस्टेड है, तो वो कैसे मतलब आ सकता है, या कैसे एक प्रोसेस क्या होता है, इसके बारे में बताइए। अगर आप ब्लाइंड हैं और आपको क्रिकेट खेलना है तो आपके हर एक राज्य में क्रिकेट एसोसिएशन है। blindcricket.in जी। की वेबसाइट पे खोल के आप अपनी स्टेट्स के एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं। जी। आप मेरे को फ़ोन करके, मेरे को व्हाट्सएप कॉल करके मेरे नंबर पे आप रीच आउट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9911711608। आप उस पर व्हाट्सएप लिख के डिटेल अपनी शेयर कर दीजिए, आपको आपके स्टेट से कॉल आ जाएगा। आप जिस भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं। जी। खाली क्रिकेट में नहीं, आपको जो भी मार्गदर्शन और गाइडेंस चाहिए होंगी, आपको हर एक प्रकार की मार्गदर्शन और गाइडेंस दी जाएंगी।
जी क्रिकेट एक माध्यम है हम लोगों के लिए। जी हमारा लक्ष्य है कि जितने भी दृष्टिहीन भाई बहन हैं उनको अपॉर्चुनिटी देना, उनके एरिया में जो भी उनका इंटरेस्ट है जी उनको प्लेटफॉर्म देना, और सोसाइटी को ये दिखाना कि हम किसी से कम नहीं हैं। जी। सर, हमारा जो ये वीडियो है वो डॉक्टर, प्रोफेशनल और हेल्थ केयर रिलेटेड जो भी प्रोफेशनल्स हैं वो देखते हैं, तो उनके लिए आप कोई मैसेज दीजिए कि अगर कोई विजुअली इम्पेयर्ड पेशेंट आपके पास आता है तो आप ट्रीटमेंट को उनको कैसे हेल्प करें, या किस तरीके का सपोर्ट डॉक्टर के तरफ से आपको चाहिए? सबसे पहले जब भी आप किसी ब्लाइंड व्यक्ति से मिलें तो आप उनको अपना नाम बता दीजिए। जी पॉसिबल हो तो अपने बारे में डिस्क्राइब कर दीजिए। मैं शैलेंद्र हूँ, मेरी हाइट 5 फुट 9 इंच है, जी मैंने ब्लैक जीन्स वाइट टी शर्ट पहनी हुई है, जी और मैं दिखने में ऐसा दिखता हूँ, जी और मैं आपको हाथ आगे बढ़ा रहा हूँ, हेलो कर रहा हूँ, और उसका हाथ पकड़ के और उसको चेयर का जो बैक सपोर्ट होता है वो टच करा दीजिए। जी उसके बाद वो अपने आप कंफर्टेबल हो जाता है। जी आपको हैरान नहीं होना है कि वो बेचारा, अरे सॉरी आपके साथ बहुत बुरा हुआ है। गॉड ने गीता में लिखा हुआ है, जो भी हुआ है आपके साथ सबसे अच्छा हुआ है, इससे कई बुरा हो सकता था। बिल्कुल सर। तो इसलिए आप उसको ऐसा मत ट्रीट कीजिए, या उसको ऐसा मत एहसास कराइए कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ है, जी क्योंकि वो बुरा नहीं मानते जी कि उनको नहीं दिखता। मैं कभी फील नहीं करता कि मेरे को नहीं दिखता। जी बट अगर आप कहेंगे कि अरे यार आपके साथ बड़ा बुरा हुआ है, जी तो कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ आप मुझे ऐसा क्यों फील कराते हो। वो जबरदस्ती थोपा जा रहा है। हाँ, और कहीं ना कहीं फिर वो हमें हर्ट करता है। राइट। तो एक क्लास में 40 बच्चे पढ़ते हैं तो सबके मार्क्स बराबर नहीं आते। बिल्कुल सर। तो बट टीचर की जिम्मेदारी होती है कि वो सबको बराबर। जी तो हम सोसाइटी में एक क्लास के पार्ट हैं। जी तो मैं ये बिलीव करता हूँ कि हम इक्वलिटी और जी डिग्निटी के साथ जी। देखा जाए। और सर एक मैसेज उन यंग जनरेशन के लिए भी जो जरा सी बात को लेकर डिप्रेशन में चले जाते हैं या डीमोटिवेट हो जाते हैं, उनके लिए भी आप एक मैसेज दीजिए। आपको भगवान ने बहुत कुछ दिया है। जी लोग कहते हैं मृत्यु एक बार मिलेगी, जी मैं कहता हूँ जन्म भी आपको एक बार ही मिला है। हम्म, आप मत डिप्रेशन में जाइए, आप जी। मत किसी चीज़ के बारे में परेशान होइए। आपकी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व होगी अगर आप उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचेंगे। जी आप किसी प्रॉब्लम के पीछे ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा भागेंगे, जी प्रॉब्लम उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। जी आप अपने से कमज़ोर आदमी को देखिए, हम्म, आप अपनी ज़िंदगी को खुश होकर जीजिए, क्योंकि आपको भगवान ने बहुत कुछ दिया है। आपसे ऊपर ज़्यादा लोग नहीं, आपसे नीचे ज़्यादा लोग हैं, अगर आप देखेंगे कभी भी। बिल्कुल सर। और कभी भी आप डिप्रेशन होते हैं तो आप कोशिश करिए या तो किसी गौशाला में जाके गौ माता की सेवा करिए, नहीं तो किसी भी दिव्यांग भाई बहन के पास जाइए, उनके साथ टाइम स्पेंड करिए। जी हो सकता है भगवान आपको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी देना चाहता हो, बट आपको डोर तो पुश आपको खुद स्वयं करना पड़ेगा। बिल्कुल सर। आप ये सोचिए कि आपकी प्रॉब्लम आपके रूम में बैठे हुए सॉल्व हो जाएगी, वो तो नहीं तो होगी। वो नहीं हो पाएगी। तो आपको डोर पुश करके बाहर तो निकलना पड़ेगा। यस। आपको लग रहा है आप हैप्पी नहीं है, अच्छी बात है, जी आप जाइए ऐसी जगह जहाँ पर आपकी लोगों को ज़रूरत है। जी दुनिया में बहुत लोग आपका इंतजार कर रहे होते हैं। आप जाइए उनको जिनको नहीं दिखाई देता, पकड़िए आप उनका हाथ और घुमा के लाइए उनको एक बार। जी आप फिर फील करना उनकी हैप्पीनेस। मैं आपकी प्रॉब्लम ही नहीं सॉल्व करने की बात कर रहा हूँ, मैं आपको ये भी वादा करता हूँ कि आप एक दूसरी दुनिया देखेंगे। आप मत डरिए, आप मत शर्माइए क्या सोचेगा। जी आप करिए ऐसे लोगों की सेवा। जी कोई व्हीलचेयर पे है, उसको पूछिए उसकी आप क्या मदद कर सकते हैं। मतलब ये छोटी छोटी चीज़ ही बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है। छोटी चीज ही हमेशा बड़ा इम्पैक्ट डालती है। बिल्कुल सर। बड़ी चीजें तो सिर्फ लालच दे सकती हैं आपको, या खराब कर सकती हैं आपको, बिल्कुल सर। क्योंकि बड़ी चीजें कभी संभलने का मौका नहीं देती, और ना बड़ी चीज कभी सीखी जा सकती एकदम से। यस। तो छोटी छोटी चीजों से बहुत छोटा आप कुछ करिए,
उसका बड़ा रिजल्ट आपको मिलेगा। जी, तो चलिए सर, एक ना रैपिड फायर राउंड करते हैं, ये हमारी ऑडियंस को बहुत अच्छा लगता है। सर, क्रिकेट या लाइफ ज़्यादा टफ क्या है? लाइफ। अच्छा, वन वर्ड फॉर ब्लाइंड क्रिकेट। विजनरी। अच्छा, आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है? अजय रेड्डी। अच्छा, आप मॉर्निंग पर्सन है या नाइट आउल? अर्ली बर्ड। अच्छा, इंडिया का बेस्ट क्रिकेट मूवमेंट अकॉर्डिंग टू यू? ब्लाइंड विमेंस T20 वर्ल्ड कप विनिंग मोमेंट। अच्छा, एक हैबिट जो हर सक्सेसफुल प्लेयर में होनी चाहिए? सुबह जल्दी उठना। तो सर, आपने इतने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, हमारी ऑडियंस को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सर, आपने इतना टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। थैंक यू सर।